बहकते कदम। क्या अनीस के चुंगल से निकल सकी प्रिया? देख प्रिया, तू ऐसा वैसा कुछ करने की सोचना भी मत। अनीस अच्छा लड़का नहीं है। अभी भी समय है, समझ जा। प्रज्ञा दीदी के शब्द मानो पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी का पीछा कर रहे थे। वह आशंका उत्तेजना के बीच हिचकोले लेता मन अतीत को कभी आगे तो कभी पीछे ढकेल देता था। कुछ देर पहले रोमांचकारी सपनेशील भविष्य में खोया मन जाने क्यों अज्ञात भय से घिर गया था। मम्मी पापा की लाडली बेटी और प्रज्ञा दीदी की चहेती बहन घर से भाग गई है। यह सबको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। कल सुबह आंख खुलते ही मम्मी चाय का प्याला लेकर जगाने आ जाएंगी। क्या पता रात को ही सब जान गए हों। कितना समझाया था प्रज्ञा दीदी ने कि इस उम्र में लिया गया एक भी गलत फैसला हमारे जीवन को भकेड़ सकता है। जितना दीदी समझाने का प्रयास करती उतनी ही दृढ़ता से बिंदास प्रिया दो कदम अनीश की ओर बढ़ा देती। प्रिया अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। यह प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर अपने भविष्य से मत खेल। दीदी अब तो अनीश ही मेरी जिंदगी है। मैंने उसे दिल से चाहा है। वह जीवन भर मेरा साथ निभाएगा। प्रिया के ये फिल्मी सम्मान सुन प्रज्ञा अपना सिर पकड़ लेती। क्या हम तुझे नहीं चाहते? और अगर तुझे अपने प्यार पर इतना ही भरोसा है तो एक बार पापा से बात कर उसे सबसे मिलवा तो सही। एक अनजाने अविश्वास के तहत जाने क्यों प्रिया पापा से बात करने की हिम्मत न जुटा पाई। उस वक्त अनीस द्वारा घर से भागकर शादी करने का रास्ता उसे रोमांच भरा दिखाई दिया। अनीश के केयरिंग स्वभाव पर वह उस दिन फिदा हो गई जब प्रज्ञा दीदी के जोड़ डालने पर उसने अनीश को मम्मी पापा से मिलने को कहा तो उसने भावावेश में प्रिया को गले लगा लिया और कहा वह अपने प्यार को खोने का रिस्क नहीं उठा सकता। बस उसी रात गली के उस पार इंतजार करते अनीश के साथ वह आ गई। घर छोड़ आते समय प्रिया का मनोबल चरम पर था। रास्ते में अनीश ने बताया कि वह लोग बेंगलोर जा रहे हैं, जहां वे कुछ दिन उसके एक दोस्त के घर पर ठहरेंगे और 7 महीने बाद प्रिया के बालिग होने पर शादी करेंगे। रास्ते भर वह प्रिया को समझाता रहा कि इस दौरान उसे किसी से संपर्क नहीं रखना है। इस मामले में यहाँ का कानून बेहद सख्त है। विचारों में डूबती उतरती प्रिया कब नींद के आगोश में चली गई उसे पता भी नहीं चला। अचानक एक स्टेशन में गहमा गहमी के बीच उसकी नींद खुली। उसने देखा तो अनीस अपनी सीट पर नहीं था। बिंदास और मजबूत इरादों वाली प्रिया का हलक सूख गया था। आवेग से उसकी आंखें भर आईं, माथे पर पसीने की बूंदें चुह-चुहा आई थीं। अकेलेपन के एहसास ने उसे घेर लिया। तभी वह अपना मोबाइल खोजने लगी। पूरा पर्स खखाल डाला पर कहीं मोबाइल नहीं दिखा। आप मोबाइल तो नहीं ढूंढ रही? एक आवाज ने उसे चौंका दिया। सामने देखा तो एक युवती बैठी किताब पढ़ रही थी। आपने मुझसे कुछ कहा क्या? मुझे लगा आप अपना मोबाइल ढूंढ रही हैं। हाँ, आपने देखा क्या? प्रिया ने पूछा तो वह बोली, तुम्हारे साथ जो लड़का है वह तुम्हारा भाई है क्या? उसका प्रश्न प्रिया को रुचकर नहीं लगा। तभी उस युवती ने आगे खुलासा किया, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे साथ जो लड़का था वह ले गया है। तथा दृष्टि से इधर उधर देखती प्रिया को उसने बताया कि वह दूसरे कंपार्टमेंट में बैठा ताश खेल रहा है। प्रिया यह सुन शर्म से गड़ गई। उसे अनीस पर बहुत गुस्सा आया। कृपया आप मेरा सामान देखिएगा, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। प्रिया तेजी से निकली। तभी अंधेरे में किसी की आवाज़ पर उसके पाँव वहीं ठिठक गए। दरवाजे के पास खड़ा अनीश मोबाइल पर किसी से कह रहा था, बस ऐसी ही बेवकूफ़ लड़कियों से तो रोजी रोटी चल रही है हमारी। उसका मोबाइल ले लिया है, 15-20 हज़ार का तो होगा ही। डर भी था कहीं घर वालों से संपर्क न कर बैठे। मैं बिना बात किए मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। अभी पूछा तो नहीं है, पर घर से कुछ न कुछ तो लेकर आई होगी। घर जो बसाना है मेरे साथ। उसके यह शब्द ठहाकों के साथ हवा में तैर गए। और हाँ सुन, तू सारा इंतजाम रखना। मेरी जिम्मेदारी केवल वहाँ तक छोड़ने की है, आगे तू संभालना। बस फिल्म मस्त बननी चाहिए। इस बात को सुनकर प्रिया का खून बर्फ की तरह जम चुका था। उसके पांव स्थिर न रह पाए। वह गिरने वाली थी कि किसी ने उसे संभाला।
वह कैसे अपनी सीट पर आई उसे पता ही नहीं चला। 2 घूंट पानी पीने के बाद क्षण बाद उसने आंखें खोली तो अपने अपार्टमेंट में बैठी युवती का चिरपरिचित चेहरा दिखा। तुम ठीक हो ना? उसने जैसे ही पूछा, प्रिया की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। उस युवती ने अपने साथ एक शख्स को बाहर भेज दिया और कूपे को अंदर से बंद कर दिया। क्या हुआ? साथ आया लड़का बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? उस युवती की बात सुनकर प्रिया कपक पड़ी। देखो, यह लड़का ठीक नहीं है। यह शायद तुम्हें भी पता चल गया होगा। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों घर से भागकर आए हो। प्रिया ने आश्चर्य और शंकित नजरों से उसे देखा तो वह बोली, मेरा नाम सरनाया है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वैसे तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है। युवती की बातों में सच्चाई थी। वैसे भी अनीस का जो भी भ्रमित चेहरा वह अभी अभी देखकर आई थी, उसे देखकर तो उसकी रूह कांप उठी थी। देखो तो गलत कदम तुमने उठाया। जिन कांटों में तुम उलझी हो उससे निकलने के लिए तुम्हें साहस जुटाना पड़ेगा। शरण्या की बातों का प्रभाव प्रिया पर पड़ा। कुछ देर में ही वह संभल गई। प्रिया नाम है ना तुम्हारा? अपने पापा का नंबर दो मुझे, उसने अधिकार से कहा तो प्रिया ने पापा का नंबर बता दिया। वह युवती बात करने के लिए बाहर चली गई। अब तक प्रिया स्थिति का सामना करने को तैयार हो गई थी। कुछ देर में वह वापस आई और बोली, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है। वह अगली फ्लाइट से बेंगलोर पहुंच रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है यह ध्यान से सुनो। वह प्रिया को कुछ बताते हुए अपने साथ एक युवक से बोली, मैडम के साथ जो व्यक्ति आया है उसे बताओ कि उसे बुला रही है। और हाँ अर्जुन, कुछ देर तुम बाहर ही रहना। कुछ देर बाद ही अनीस आ गया तो प्रिया उससे शिकायती लहजे में बोली, तुम कहाँ चले गए थे अनीस? मैं कितनी डर गई थी मालूम है तुम्हें? अनीस उसकी बात सुनकर तुरंत बोला, मैं तुम्हें छोड़कर भले कहाँ जाऊंगा। प्रिया ने कूपे की लाइट जला दी। उसे कुछ देर पहले जिस अनीस की आंखों में प्यार का समुंदर नजर आ रहा था, अब उनकी आंखों में मक्कारी दिखाई दे रही थी। अब वह अपनी खुली आंखों से देख रही थी कि किस तरह सतर्कता पूर्वक अनीश इधर उधर देख रहा था। तभी प्यार से प्रिया ने उसे कहा, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। क्या? मौचक्का सा बोला हुआ तो प्रिया ने कहा, जानते हो पापा हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं और वह भी बेंगलोर पहुंच रहे हैं। प्रिया के इस खुलासे से अनीस का तो रंग ही उड़ गया। वह अचानक बिफर गया। बेवकूफ लड़की, मैंने मना किया था कि कहीं फोन मत करना। तभी मानो उसे कुछ याद आया हो, ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकला, हमारा मोबाइल तो मैं जानती हूँ वह तुम्हारे पास है। इससे पहले कि तुम अनीस कुछ और पूछता, प्रिया अपना आपा खो चुकी थी। उसका हाथ पूरे बैग से लहराया और अनीस के गाल पर तेज आवाज के साथ झन्नाटेदार चांटा पड़ा। क्रोध और अपमान से उसका बदन कांप रहा था। अनीस का सारा खून निचुड़ गया था। शोर शराबे की आवाज बाहर तक चली गई थी। लोगों ने अंदर झांकना शुरू कर दिया था। इतनी देर में टीटी भी आ गया। उसने पूछा कि क्या मांग रहा है। तो बड़े इंतमाम से वह युवती उठकर आई और बोली, यह मेरी रिश्तेदार है। दरअसल यह हमारे साथ बैठा एक यात्री है। हमें लगता है कि इसने हमारा मोबाइल चुराया है। आप पुलिस बुलाइए। अनीस के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी थी। देखिए मैडम, यह फर्स्ट क्लास का डिब्बा है। आप इसमें बैठे यात्री पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकती। टीटी के बोलने पर अर्जुन बोला, मैं भी इनको यही समझा रहा हूँ कि पुलिस के झंझट में पड़ने से पहले खुद तसल्ली कर लो। इतना कहते ही उसने अनीस की जेबें खकोलते हुए प्रिया का मोबाइल निकाल लिया। अनीस सकते में था। पासा यूं पलट जाएगा उसने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तुरंत रेलवे के 2 पुलिस कांस्टेबल आए तो उस युवती ने अपना पहचान पत्र दिखाया। एसपी सरनाया पढ़कर दोनों ने उसे एक करारा सैल्यूट बजाया तो टीटी सहित प्रिया भी अचंभे में पड़ गई। टीटी हंसकर बोला, क्या बेटा, चोरी भी की तो पुलिस वालों की? एसपी सर ने अर्जुन से कहा, इंस्पेक्टर अर्जुन, आप इसके साथ अगले स्टेशन पर उतर जाइए। मैं बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। और हाँ, जरा इसे समझाना और खुद भी ध्यान रखना कि इस लड़की का नाम बीच में ना आए। हंगामे के बीच अनीस को अगले स्टेशन पर उतार लिया गया। ट्रेन में सवार यात्री इस पर अपनी अपनी टिप्पणी देने में मशगूल थे। प्रिया अपमान और शर्मिंदगी से भरी देर तक रोती रही।
तभी सनाया ने हाथ उसकी पीठ पर फेरा तो वह सनाया के गले लग गई और बोली, आपने मुझे बचा लिया, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसकी बात पर सनाया हंस पड़ी और बोली, कैसे नहीं बचाती तुम? यह तो वही बात हो गई कि डॉक्टर के सामने किसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। जान तो उसकी बचनी ही थी। यह मेरी पहली नियुक्ति है आईपीएस अफसर के रूप में। तुमने तो मुझे शुरू में ही इतना बड़ा केस दिला दिया। मैं तो तुम्हें देखकर ही समझ गई थी कि तुम घर से भागकर आई हो। ट्रेन में चढ़ते वक्त तो तुम किसी दूसरी ही दुनिया में थी। किसी और का तुम्हें होश ही कहाँ था। वह लड़का जरूरत से ज्यादा सतर्क था। उन दिनों की बात सुनकर सनाया ने प्रिया के पापा से कहा, अगर आप वाकई एहसास लाना चाहते हैं तो मुझसे वादा कीजिए कि आप अपनी बेटी पर भरोसा कायम रखते हुए उसकी उड़ान को पंख देंगे। इस सफ़र को भूलते हुए आगे की ज़िंदगी में इसका साथ देंगे, ना कि इस सफ़र का बराबर उल्लेख कर इसकी आगे की ज़िंदगी को दुर्भर बनाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि प्रिया की आज की भूल का जिक्र करके हम इसके मनोबल को नहीं गिरने देंगे। आज के बाद हम में से कोई भी प्रिया से इस बारे में बात नहीं करेगा। पापा, आपकी बेटी आपका सिर कभी झुकने नहीं देगी। मैं भी सनाया दीदी जैसा बनकर दिखाऊंगी। सनाया के व्यक्तित्व के प्रभाव से प्रभावित प्रिया पापा का साथ पाकर पूरे आत्मविश्वास से बोली, तो पापा और प्रज्ञा ने उसे प्यार से थाम लिया। सनाया समझ गई कि अब सही मायने में प्रिया भंवर से निकल चुकी है। उसके होठों पर तसल्ली भरी स्मित रेखा थी। हेलो दोस्तों, ऐसी ही प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेलोडी स्टूडियो।